नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला। दर्शकों, आज का ये इवनिंग लाइव शो अपने आप में कई सारे डाइवर्स एलिमेंट्स को समेटे हुए है। आज के इस इवनिंग लाइव शो में हम बात करेंगे कल मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस डे के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे हमारे देश के दिव्यांग भाई बहनों की दिव्य शक्ति। लेकिन सबसे पहले सेगमेंट में बात करेंगे टाइगर्स की। जी हां, आज 29 जुलाई यानी विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है, जो कई मायनों में हम भारतवासियों के लिए बहुत खास है। टाइगर यानी कि बाघ न केवल हमारा राष्ट्रीय पशु है, बल्कि हम सबके लिए सतर्कता, शान, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक भी है। और सही मायनों में भारत विश्व की लगभग 70% बाघों की आबादी का सबसे बड़ा और सुरक्षित आवास है। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सुबह आयोजित एक कार्यक्रम में 3 प्रतिवेदन जो बाघों के विषय में थे विमोचित किए गए। साथ ही नवीनतम टाइगर सेंसस विमोचित किया गया। इस वर्ष का ग्लोबल टाइगर डे इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, दुनिया भर के वन्यजीवी प्रेमियों को, इस मिशन से जुड़े हर अधिकारी, हर कर्मचारी और विशेषकर वन प्रदेशों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्लोबल टाइगर डे, we reaffirm our commitment towards protecting the tiger. The results of the just declared tiger census would make every Indian, every nature lover happy. 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. The speed and dedication with which various stakeholders work to achieve this is remarkable. This is one of the finest example of संकल्प से सिद्धि। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। साथियों, आज भारत की पहचान दुनिया के उन देशों में है जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। पॉवर्टी एलिमिनेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में ही भी भारत विश्व अग्रणी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर जो संकल्प भारत ने लिया, वो संकल्प न केवल आज सिद्ध हुआ बल्कि सभी के समक्ष प्रसिद्ध भी हुआ। किस प्रकार से बाघ और अन्य वन्य प्राणियों का संरक्षण ज़रूरी है, इससे जुड़ी बातें करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 3 बहुत ही विशेष मेहमान। आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले मेहमान श्री राहुल जी। आप फील्ड डायरेक्टर हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर उत्तराखंड से। आपका बहुत अभिनंदन कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ दूसरे गेस्ट के तौर पर जुड़े हैं आईएफएस ऑफिसर सुरेंद्र मेहरा जी, डीआईजी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से आते। आपका भी बहुत अभिनंदन कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया में। तीसरे और अंतिम गेस्ट के तौर पर आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एनएम ईश्वर ने, कंजर्वेशन एक्सपर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वेलकम टू यू सर। नमस्कार। बातचीत की शुरुआत करते हैं राहुल जी आपसे। जब आज चहुओर बातें टाइगर्स की हो रही है, बाघ की हो रही है,
कैसे देखते हैं फूड चेन के नज़रिए से या इकोलॉजी की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, बाघ कितना महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है? देखिए, यदि इकोलॉजी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा टाइगर जो है जी। वो इकोलॉजी का टॉप प्रेडेटर है। हम्म। मतलब कोई इकोलॉजी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा पैरामीटर टाइगर है। टाइगर का हेल्थ अच्छा है, टाइगर की डेंसिटी अच्छी है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पूरी इकोलॉजी जो है, जिस इकोलॉजी में हर्बीवोर्स भी हैं और अदर प्रेडेटर्स भी हैं, अदर कार्निवोर्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, फ्लोरा भी है, पानी भी है, नदियाँ भी हैं, सब कुछ, सभी का हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो जिस तरह से टाइगर के रिजल्ट्स आज आए हैं और उत्तराखंड में और पूरे देश में टाइगर्स की जो संख्या बढ़ी है और जो पॉपुलेशन का जो सस्टेनेबिलिटी है वो इंश्योर हुआ है, उससे ये ज़रूर है कि हमारे जो भी फॉरेस्ट हैं, जो हमारी इकोलॉजी है, वो एक अच्छे राह पर है और सस्टेनेबिलिटी और जो भी इसके यूसुफ्रक्ट्स हैं वो सही ढंग से लोगों को मिलें, सही ढंग से इसको हम सस्टेनेबली डेवलप कर पाएँ। ये एक पूरी इकोलॉजी के हेल्थ को दर्शाता है। सुरेंद्र जी, अगर पॉलिसी मैटर्स की बात की जाए, आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 रिपोर्ट्स विमोचित की और नवीनतम सेंसस, टाइगर सेंसस, जिसमें जो अभी हमने वीटी देखा, उसमें मालूम चला कि हमने हमारे टारगेट को 2018 में ही पा लिया। जो 2022 तक का टारगेट था वो समय से पहले ही हमने अर्जित कर लिया। कैसे देखते हैं आप इसे और इन रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। आज जो 3 रिपोर्ट्स इनका विमोचन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, उसमें पहली रिपोर्ट थी कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनके जो मैनेजमेंट है, वहाँ का जो प्रबंधन है, उनका इफेक्टिवनेस कैसा है जी। तो उन टाइगर रिजर्व्स की एक रिपोर्ट आज विमोचित हुई, जिसमें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, उसके द्वारा सबसे अधिक, सबसे बेहतर प्रगति की गई, उसको अवार्ड दिया गया। उसके पश्चात जो दूसरी रिपोर्ट थी वो थी कि जो हमारे वन हैं या जो स्पेशली जो टाइगर रिजर्व्स के जो क्षेत्र हैं, उनका जो है इकोनॉमिक वैल्यूएशन, कि क्या वो किसी देश के विकास में अपना क्या योगदान देते हैं, उनके वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट थी उसका विमोचन हुआ। और तीसरा, आप सब लोग जानते हैं कि आज ग्लोबल टाइगर डे था और भारतवर्ष में हर 4 साल बाद, हर 4 साल का एक साइकिल है जिसमें हम अपने जो टाइगर हैं या बाघ हैं उनकी गणना करते हैं अन्य वन्य जीवों के साथ। उसकी जो रिपोर्ट थी उसको भी विमोचित किया गया। जी जी। डॉक्टर ईश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन, भाई बाघ तो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाला वन्य प्राणी है, उसे हम जैसे इंसानों के कंजर्वेशन की क्या आवश्यकता? हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू फील कि ह्यूमन बींग्स ने या हम सब मनुष्यों ने अब कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए? See, conservation is a very key element in the growth of any society, because from nature and its resources, that's what we conserve, we derive a lot of benefits, and that comes in various forms, in terms of our crops, in terms of rain, in terms of good air. So if you are unable to conserve our natural spaces, then we are going to lose a lot of these services that is provided by nature to us for free. So it is very important for us to continue to conserve all the wild spaces that we have. जी जी। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम टाइगर्स की बात कर रहे हैं और टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर सेंसस, टाइगर्स इन दिनों क्या डेंजर्स फेस कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो व्हाट डेंजर्स आर टाइगर्स फेसिंग? हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है एक विकासशील देश है। हमारे देश की प्रगति जो है अभी विश्व में कुछ गिने चुने देशों में है जहाँ पे विकास दर सबसे अधिक है। तो विकास हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस विकास के कारण कई बार कुछ हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस पूरे पर्यावरण की, पूरे इकोलॉजी की हेल्थ कैसी है, ये सबसे बड़ा पैरामीटर टाइगर्स हैं। इस पूरे इकोलॉजी पे कुछ भी होगा, हम सभी जानते हैं कि ग्रासेस हैं, ग्रासेस के ऊपर हर्बीवोर्स हैं, उसके ऊपर कुछ कार्निवोर्स हैं, उसके ऊपर टॉप प्रेडेटर हमारा टाइगर है। तो इस पूरे इकोलॉजी में यदि कुछ भी यदि अनुकूल नहीं होगा तो उसका डायरेक्ट असर जो है हमारे टाइगर्स के पॉपुलेशन पे, टाइगर्स के हेल्थ पे ज़रूर पड़ेगा। तो जब भी विकास की चीज़ें होती हैं या कहीं पे हमें उसके लिए अपने फॉरेस्ट को कुर्बान करना पड़ता है, या कहीं रोड बननी है, कहीं पे
पावर की के लिए ट्रांसमिशन लाइंस जानी है, कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए प्लांट्स लगने हैं। जी। ये सभी विकास की चीज़ें हैं जिसकी देश को ज़रूरत है। परंतु ये सभी जब चीज़ें होती हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजी पे कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे बाघों की संख्या पे जाता है। जी। जो हमारे भारत सरकार है, एनटीसीए हैं, इनका हमेशा प्रयास होता है कि जो भी विकास के कार्य हों तो विकास और पर्यावरण, विकास और जंगल, विकास और वन्यजीव, इन दोनों का एक साथ सामंजस्य हमेशा बना रहे। जी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टाइगर्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के, हम सभी जानते हैं कि टाइगर के हर बॉडी पार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जल्दी खरीदा जाता है, इसके हर बॉडी पार्ट्स की मांग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि टाइगर्स के पोचिंग, टाइगर्स के जो थ्रेट है जी। ये इन सब में, इसके कारण टाइगर्स के नंबर्स पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता कुल है। मिलाकर जैसा आपने विकास की बात कही, इकोनॉमी और इकोलॉजी यस, दोनों में बैलेंस दोनों बनाना में बहुत बैलेंस ज़्यादा बनाना जी, बहुत जी, ही जरूरी जी। है। सुरेंद्र जी, आज माननीय प्रधानमंत्री का भी कहना था ह्यूमन एम्पावरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट बेटर एनवायरनमेंट। जी आपका क्या कहना है इस? जी, प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे कि देश का विकास भी साथ में जरूरी है और देश का जो एनवायरनमेंट है या जो वहाँ का वातावरण है या वहाँ का पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। जी। और भारत जैसे ऐसे देश जिसमें जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उसने ये कर दिखाया है। जी। उसका एक जो मुख्य कारण है कि जो हमारे देश में जो बाघ संरक्षण है या सामान्य रूप से हम संरक्षण की भी बात करें, जी। जी। वो हमारे कल्चर से जुड़ा है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। ईश्वरन जी इस बात को मानेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूर दराज के गांवों में आज भी सेक्रेड ग्रूव्स हैं। जी। लोग ऐसे जंगल के कुछ हिस्सों को वो बिल्कुल ना वहाँ पर कोई अपने पशु ले जाते हैं ना वो उसको जंगल को काटते हैं। तो वो उस भावना का प्रतिबिंबन इस समय पर हमारे सामने हो रहा है। और आज जो हमारे देश में विकास भी हो रहा है, विकास की जो नीतियां हैं उसमें भी ये प्रतिबिंबित होता है कि हम लोग विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षण देना चाहते हैं। जैसे आमतौर पर हम जब कभी बात करते हैं कि कहीं पर कोई सड़क बनानी है तो हमें लगता है कि इससे जंगल कटेगा या इससे विनाश हो सकता है, लेकिन आज बहुत सारी हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें रेट्रोफिटिंग एक बात करते हैं हम कि किस प्रकार से वो विकास का काम भी हो और जो हमारा जंगल है वो स्पेशली उनके जो कॉरिडोर्स हैं जहाँ से इनको गलियारे भी कहा जाता है, जहाँ से जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल जाते हैं, वो सुरक्षित रहें। तो ऐसे रेट्रोफिटिंग करके ऐसे जो विकास के कार्य हैं उनको भी किया जाए और साथ के साथ जो हमारा वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जंगल हैं और अल्टीमेटली जो बाघ जो हमारे फूड चेन में सबसे ऊपर आता है उसको बचाया जा सके। जी। जी। निश्चित तौर पर हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति हमें एनवायरनमेंट से जुड़ने की प्रेरणा देती है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि श्रावण का महीना चल रहा है और शिव जी की जो आराधना हम करते हैं, शिव जी ने गले में सर्प धारण किया है और उनके बेटे गणपति का वाहन मूषक है, जबकि सह अस्तित्व का भाव जो हमारे देवी देवता भी निर्देशित करते हैं। डॉक्टर ईश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर वक्त रहते नहीं जागे, अगर कंजर्वेशन के बारे में नहीं सोचा, या जैसे मेहरा जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करना चाहिए, अगर वक्त रहते नहीं कर पाए तो व्हाट रिपरकशंस आर वी गोइंग टू फेस? It's a very challenging question. I mean, there are lots of studies or predictions. Some call them the doomsday predictions kind of a thing. Almost always it all results to the climate change and the impact of climate change on our day-to-day needs. It could be food, it could be water. So it is very important, and India has done a lot phenomenally well in this regard in terms of trying to come to a balance between conservation and our development needs, so that both need not suffer. It is not one against the other. You know, most of us agree that we need both, but at a proper compromise. I mean, there will be some compromise that both sides will have to make. If we don't do that, then what we are already beginning to see in terms of climate impacts, in terms of very drastic natural events, will only magnify. जी। जी। And yeah. राहुल जी, टाइगर्स के बीच रहते हैं आप, जिम कॉर्बेट में फील्ड। राहुल जी, तो आपसे जानना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा विशिष्ट अनुभव हो टाइगर्स के साथ जो हमेशा के लिए आपके लिए चिरस्मरणीय रह गया, या आप उसे हमेशा लोगों को बताते हो?
देखिए, टाइगर्स के साथ और फॉरेस्ट में रहते हुए तो हमेशा कुछ ना कुछ अनुभव यूनिक ही होता है, और जब भी आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो हर अनुभव जो होता है वहाँ पे यूनिक होता है। जब आप जाते हैं, टाइगर्स देखते हैं, एक तो जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो कभी ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि मुझे टाइगर देखना है या कोई वाइल्ड लाइफ देखना है। एक यूनिक प्रिस्टीन टाइप का फॉरेस्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे नदियाँ भी हैं, फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, इन सभी चीज़ें, पहाड़ भी हैं, सभी चीज़ें एक जगह है। जब आप वहाँ जाते हैं तो खुद में एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है जी। और जब आप टाइगर को देखते हैं, और कई बार एक्सीडेंटली आप टाइगर्स के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि टाइगर या किसी वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरती या सबसे बड़ी खासियत जो उसके सर्वाइवल को भी अफेक्ट करता है, वो उसका कैमोफ्लेज है, छुपना है। जंगल में ऐसा कई बार होता है कि आपके बस 2-4 फीट पे कोई जानवर, बड़ा जानवर या कोई भी जानवर होगा, आपको पता नहीं चलेगा, जब वो मूव करता है तभी पता चलता है। ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ कि हम जा रहे हैं और टाइगर और उसके छोटे छोटे बच्चे वो रास्ता क्रॉस कर गए। एक बार हमारे साथ हुआ जब एक टाइग्रेस आई और उसने एक डियर को किल किया, उसके ऊपर झपट्टा मार के उसको किल किया और उसको खींच के ले गए। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जब भी आप फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हैं, जब भी आप फॉरेस्ट में जाते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा होती है आपके साथ। हमेशा आँख को, कान को यदि आप खोल के जाएं, और सिर्फ फॉरेस्ट में जब जाते हैं तो पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक नेशनल पार्क में घूमना, एक टाइगर रिजर्व में घूमना या एक फॉरेस्ट में घूमना इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी सफारी या एनी मॉल में घूमने से काफ़ी डिफरेंट होता है। वहाँ पे आप पूरे पेशेंस के साथ फॉरेस्ट को एंजॉय करने के लिए या फॉरेस्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए आप जाते हैं। तो आप जब भी जाते हैं तो जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा ही एक यूनिक होता है। जी जी। और निश्चित इन दिनों नेचर लवर्स की कमी नहीं है। टाइगर टूरिज्म वर्तमान और भविष्य कैसे देखते हैं मेहरा जी आप? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमें टाइगर को बचाना है तो लोगों को बताना भी है कि टाइगर बचाना है जी। और बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है हम जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं या अभयारण्य हैं, उसमें टूरिज्म हो, उसमें पर्यटन हो, और ये आसपास के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी आजीविका का भी एक साधन है जो जंगलों के आसपास रहते हैं, और तभी हमें उनसे सहयोग भी मिलता है कि हम उसका जंगलों का संरक्षण कर सकें। जी। पिछले कुछ सालों में, या हम ये कहें कि जब से लोगों में घूमने का या फिर पर्यटन का जो चलन बढ़ा है, उसके साथ साथ जो वन्य जीवों का जो पर्यटन है वो भी काफी मात्रा में बढ़ा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमेशा ये मांग रहती है कि इस क्षेत्र में टाइगर के लिए और टाइगर टूरिज्म या और नए क्षेत्र टूरिज्म के लिए खोले जाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें जंगल में ध्यान रखना पड़ता है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम लिमिट के बियॉन्ड हम कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, हमने एक गाइडलाइंस इशू की है जिसमें प्रत्येक टाइगर रिजर्व की एक कैरिंग कैपेसिटी नापी जाती है कि उस कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर पर्यटन नहीं हो सकता। वो एक माध्यम है, रेगुलेटरी माध्यम है, जिसके अनुसार हम किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस लोगों में बहुत जरूरी है। जैसा राहुल जी बोल रहे थे कि हम जंगल में जाते तो हम ये सोच के ना जाए कि हमने टाइगर देखना है। यदि इस प्रकार के टूरिस्ट होंगे जिनको सिर्फ टाइगर ही देखना है, तो वैसे टूरिज्म का एक बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह पाता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ टाइगर देखना है तो आप किसी जू में या किसी सफारी में भी जाकर देख सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि वन्य जीव क्षेत्रों में वही लोग जाएं जो कि जंगल को और वन्य जीवों को बहुत अच्छी तरह से समझते हों या समझना चाहते हों। तो ये दो माध्यम है जिस प्रकार से, जिनके माध्यम से हम लोग टूरिज्म को फ्यूचर में रेगुलेट कर सकते हैं। कुल मिला के पर्यटन की भी सीमा बांधी जाए और कहीं भी जाकर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो। डॉक्टर ईश्वर, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा मेहरा जी बता रहे थे, अवेयरनेस लानी होगी, जन जागृति लानी होगी, और जन जागृति जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए कंजर्वेशन प्रोग्राम से, उनमें कैसे सेंसिटिविटी डेवलप की जाए, क्या कहना है आपका? See, often people who live very close to the protected areas,
they are already with you. In my belief, people who live around the PAs, around tiger reserves, they in fact are your first line of people who help you in conservation and protection. They are already aware of what benefits these kind of forests give you. So unko, if you are just able to encourage them to do things in the right way, to be part of the system, and support the government in implementing a few things, half the battle is already won. Baki hai the other rug of people who come in there, like what we call transient population who come in and go out. Controlling them, that's where carrying capacity that he was telling comes in. Controlling their behavior, not taking in plastic, because department has one role, the forest department. They should not be made to do other roles of cleaning after every tourist goes out of the PA. So those are things that one has to build in to continue to keep our parks very well. राहुल जी, रेड लिस्टिंग की अगर बात करें आपसे, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, कितनी ऐसी स्पीशीज़ है पैंथेरा टिग्रिस की या टाइगर की जो भी थ्रेटेंड हैं या इंडेंजर्ड करार दी जा चुकी हैं? देखिए, हमारे देश में जो टाइगर की है वो एक ही स्पीसीज़ है, पैंथेरा टिग्रिस। और हम सभी जानते हैं कि 2006 में जब 2004-05 में जब ऐसा पता चला था कि कई टाइगर रिजर्व्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे टाइगर्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और सरिस्का में WI ने जो स्टडी की उसके बाद मतलब ये चीज़ स्टैब्लिश हुई कि वहाँ पे टाइगर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद से कई सारे पॉलिसी लेवल पे, कई सारे एक्ट लेवल पे और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी कई सारे चेंजेस किए गए। NTCA को रिवैम्प किया गया उस समय, और टाइगर के नंबर बढ़ाने, टाइगर्स के हैबिटेट मैनेजमेंट के साथ साथ टाइगर मॉनिटरिंग पे भी अलग तरह से फोकस किया गया। जो अभी हम आज डेटा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया, वो 4th साइकिल था ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का। टाइगर एस्टिमेशन का कार्य पहले भी होता था, बट जो सिस्टम्स थे वो उतने साइंटिफिक नहीं थे, जो तरीके थे उतने साइंटिफिक नहीं थे। परंतु 2006 से कैमरा ट्रैप के माध्यम से और एम स्ट्राइप के माध्यम से ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो ये टाइगर है पैंथेरा टिग्रिस, जो हमारे कंट्री में जो स्पीसीज अवेलेबल है, इसकी मॉनिटरिंग भी, इसका हैबिटेट मैनेजमेंट भी और प्रोटेक्शन और इनवायलेट स्पेस क्रिएट करना, ऐसे एरियाज भी क्रिएट करना जहाँ पे एक इनवायलेट स्पेस मिले टाइगर को, और उसके एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन बनाया जा सके जहाँ से वो टाइगर जो है दूसरे एरियाज में भी डिस्पर्स कर सके। और वही इन सभी प्रयासों का रिजल्ट है कि जो 2006 में 1400 जो एस्टिमेट किया गया था टाइगर्स नंबर, आज वो मोर देन डबल हो गया है, और मोर देन ऑलमोस्ट वी हैव टच्ड 3000 फिगर। जी सुरेंद्र जी, चूँकि आप पॉलिसी मेकर ग्रुप से आते हैं, और नो डाउट टाइगर्स का कंजर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कोई और वन्य प्राणी जैसे एशियाटिक लायंस हुए या स्नो लेपर्ड हुए, उनके लिए कोई कंजर्वेशन पॉलिसी या प्लान? जी बिल्कुल, केवल टाइगर तो हमारा फ्लैगशिप स्पीसीज है ही, उसके साथ साथ अन्य प्रजातियां जैसा आपने कहा एशियाटिक लायन, उसके लिए एक हमारी योजना है, भारत सरकार की योजना है जिस पर काम चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो गिर जो सिर्फ बहुत छोटा सा एरिया था, वो बहुत 1000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा एरिया हो गया जहाँ पर हम टाइगर को लायन को, एशियाटिक लायन को हम देख सकते हैं, सिंह जिसे कहा जाता है। उसके साथ साथ स्नो लेपर्ड का एक प्रोजेक्ट मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। पर्यावरण वन मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, जिसमें उत्तराखंड के अलावा बाकी अन्य राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये राज्य हैं जहां पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। उनकी संख्या में भी वास्तव में अभी पिछले दिनों में काफ़ी अधिक मात्रा में वो देखने को मिले हैं। और इस समय जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए उसकी संख्या कितनी है। तो अभी रिसेंटली एक प्रोटोकॉल भी डेवलप किया जा रहा है जिससे हम स्नो लेपर्ड की संख्या को अच्छी तरह से जान पाएंगे। उसके साथ साथ जो बाकी स्पीसीज हैं, जो लेसर नोन स्पीसीज हैं, जैसे मैं आपको एक स्पीसीज का नाम बोलूंगा GIB, ग्रेट हिमालयन बस्टर्ड। एक बर्ड है जो
राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता था। अब ये सिकुड़कर राजस्थान के एक क्षेत्र में रह गया है, जी। जिसको भी बचाने की मुहिम चल रही है। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ऐसे इंडिविजुअल स्पीसीज को लेकर हमारे कई और सारे जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जी, चलते चलते डॉक्टर ईश्वर आपसे कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहेंगे। आज इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग मना रहे हैं, बात हम कलेक्टिवनेस की कर रहे हैं रादर दैन सेलेक्टिवनेस। Correct. आपके कुछ कमेंट्स? No, again, my best wishes and congratulations on the World Tiger Day. And India has always been a leader in terms of conserving its big cats, and we have already shown the way. Thanks to India, we are actually imparting our understanding and our way of counting tigers to our neighboring countries, thanks to NTCS leadership, and it will only continue. IUCN का एक रेड लिस्टिंग जो आप पहले बोल रहे थे, उसमें टाइगर इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड। वो तो ग्लोबल रेड लिस्टिंग है, इट इज़ नॉट फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर द कैटेगरी ऑफ टाइगर दैट इज़ फाउंड इन 13 रेंज कंट्रीज इन एशिया। अगर हम इंडिया में इंडिविजुअली उसको कैटेगराइज करेंगे, मे बी इट माइट गो लोअर और हायर, बट दिस इज अ ग्लोबल स्टेटस। It is more about the probability of the species going to extinction, but I'm sure we'll do well. जी निश्चित, जो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे टारगेट्स को, जैसे आज भी एक टारगेट समय के पहले अचीव कर लिया, निश्चित आने वाले दिनों में हम सफल होंगे। आप तीनों ही मेहमानों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी जुड़े और कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।